Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Yamin Salimi, and we are studying geography of the class 7, and we have finished our first chapter in the previous classes. And the name of the first chapter, as you are much familiar, that is about earthquakes. And today we will review about the whole chapter. We will review the whole chapter. सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द अर्थक्वेक में अर्थक्वेक की डेफिनेशन बताई गई थी। मैं कुछ दोबारा कुछ रिकॉल कर देता हूँ आपको कि अर्थक्वेक क्या था। अर्थक्वेक इज एन इंटेंस शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ सरफेस में ज़मीन की सतह पर जो हमें वाइब्रेशन महसूस होती हैं उसे हमने ज़लज़ले का नाम दिया। और सिस्मोग्राफ क्या था? सिस्मोग्राफ इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर और रिकॉर्ड अन अर्थक्वेक एक्टिविटी। सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसकी मदद से हम ज़लज़ले की शिद्दत या इंटेंसिटी, मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड करते हैं। इसी तरह आपको अर्थक्वेक को जानने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है टेक्टोनिक प्लेट्स का या लिथोस्फेरिक प्लेट का। आपको बताया गया था कि लिथोस्फेरिक प्लेट या टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं। लिथोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द मेंटल। दीज आर द टू इम्पोर्टेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ सरफेस। इन अपर पार्ट, मेंटल का अपर पार्ट जो कि सेकेंड लेयर है, और क्रस्ट मिला के लिथोस्फेयर है। और लिथोस्फेयर डिवाइडेड है बहुत सारी पीसीज में। 7 लार्ज पीसीज हैं और 13 माइनर पीसीज हैं। इन्हीं पीसीज को हमने नाम दिया लिथोस्फेरिक प्लेट्स का या टेक्टोनिक प्लेट्स का। और इनमें जो सबसे बड़ी प्लेट है टेक्टोनिक प्लेट्स, वो है पैसिफिक प्लेट। और आपको मालूम भी है, क्लास में मेंशन भी किया गया था कि पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड और पैसिफिक प्लेट इज द लार्जेस्ट टेक्टोनिक प्लेट। तमाम के तमाम बर आज़मों को मिलाएं तब भी पैसिफिक ओशन उससे भी बड़ा है। तो इसी हवाले से पैसिफिक जो प्लेट है वो भी सबसे बड़ी प्लेट है। और फिर आपको जो बुक में जो सेकंड इम्पोर्टेंट हेडिंग है वो है कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक। तो कॉजेज ऑफ द अर्थक्वेक के ज़लज़ले क्यों आते हैं, उसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। इसलिए आपको टेक्टोनिक प्लेट्स का कॉन्सेप्ट का इल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं, ये लिथोस्फेरिक प्लेट मूव करती हैं, इनके क्यों मूव करती हैं? इनके नीचे एक सॉफ्ट और विस्कस गाढ़ी सी सेमी लिक्विड लेयर है जिसको हमने एस्थिनोस्फेयर का नाम दिया। और इसकी ऊपर जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उसमें मूवमेंट आती है जिसकी वजह से ज़लज़ले या अर्थक्वेक आते हैं। दूसरी जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है वॉल्केनिक इरप्शन। जो वॉल्केनोज के बारे में हम सेकंड चैप्टर में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो वॉल्केनोज जब इरप्ट होते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन जब होती है, जब मैग्मा बाहर आता है, लावा बाहर आता है, तो मैग्मा और लावा का डिफरेंस भी हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। तो इस इरप्शन के नतीजे में भी ज़लज़ले आते हैं। और जो तीसरी इम्पोर्टेंट रीज़न है वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हैं। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कंट्रीज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी करती हैं जिसकी वजह से भी लिथोस्फेरिक प्लेट्स डिस्टर्ब होती हैं और उनमें मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक या ज़लज़ले आते हैं। इसी तरह जो एक और इम्पॉर्टेंट हेडिंग है बुक में वो है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। आपको 2 इम्पॉर्टेंट अर्थक्वेक्स बेल्ट के बारे में बताया गया इस चैप्टर में। पहली जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेल्ट है वो है सरकम पैसिफिक बेल्ट। इसको विच इज़ कॉमनली नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, ये सरकम पैसिफिक बेल्ट से ज़्यादा रिंग ऑफ फायर या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से ज़्यादा जानी पहचान जाती है। और इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं और बेपनाह वॉल्केनिक एक्टिविटी के साथ साथ अर्थक्वेक एक्टिविटी भी है। तकरीबन 90% ऑफ द वर्ल्ड अर्थक्वेक्स अकर्स अलोंग दिस पैसिफिक प्लेट। ठीक है,
इसी तरह आपको ये पैसिफिक प्लेट, ये वाली पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जिसे हम कहते हैं। इसके अराउंड जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ बेपनाह ज़लज़ले रिकॉर्ड किए जाते हैं, उनमें चिली, यूएसए स्पेशली अलास्का की स्टेट, फिर ये रशिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते हैं, शदीद किस्म के अर्थक्वेक, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी दुनिया में हुआ है। इसी तरह जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बेल्ट है दैट इज़ कॉल्ड एल्पाइन हिमालयन बेल्ट। एल्पाइन हिमालयन बेल्ट की लोकेशन ज़रा हिमालय के आसपास है। तो ये एल्पाइन हिमालयन बेल्ट जो कि यूरोप और एशिया का सदर्न पार्ट है उसको कवर कर रही है। यहाँ 17% ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट अर्थक्वेक, जो इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड्स जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक है, 17% ऑफ द लार्जेस्ट अर्थक्वेक्स इस बेल्ट पर आते हैं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट बेल्ट थी या दो इम्पॉर्टेंट जोन से अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड अर्थक्वेक बेल्ट्स के हवाले से। तो ये यहाँ अर्थक्वेक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। फिर हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स के बारे में भी आपको बताया गया। सिस्मिक वेव्स क्या हैं? सिस्मिक वेव्स यूजुअली जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ये जो वेव्स हैं जनरेट होती हैं ड्यू टू स्पेशली ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, और इसके अलावा वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से भी सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं। वॉल्केनिक इरप्शन में भी रिकॉर्ड की जाती हैं। कौन सा इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड करता है? सिस्मोग्राफ। तीन तरह की जो इम्पोर्टेंट बेल्ट टाइप्स हैं सिस्मिक वेव्स की, एक पी वेव्स, एक एस वेव्स और एक सरफेस वेव्स। तो पी वेव्स जिन्हें हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं, ये फास्टेस्ट वेव्स हैं। इनकी स्पीड 4 to 7 किलोमीटर पर सेकंड है, और सबसे जल्दी फास्टेस्ट जहाँ जो अर्थ सरफेस पे सिस्मोग्राफ्स होते हैं, सिस्मोग्राफ सबसे पहले पी वेव्स को रिकॉर्ड करता है। लेकिन पी वेव्स की वजह से बहुत ही स्लाइड सी वाइब्रेशन महसूस होती है। उसके बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है एस वेव्स। एस वेव्स इनकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लोअर है देन प्राइमरी वेव्स। एस वेव्स मींस सेकेंडरी वेव्स। तो इनकी स्पीड जो है वो तकरीबन आपको बताई गई 2 to 5 किलोमीटर पर सेकंड है। ये कंपैरेटिवली मोर डैमेज कॉज करती हैं। पिछली तो सिर्फ आपको पी वेव से वाइब्रेशन महसूस हो रही थी, लेकिन ये कॉज सम डैमेज भी कॉज करती हैं, एस वेव्स। फिर थर्ड टाइप है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स आर दी स्लोएस्ट वेव्स, सबसे स्लोएस्ट वेव्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो डैमेज होता है अर्थ के दौरान वो सरफेस वेव्स की वजह से होता है। और फिर आपको कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी बताएगी इस चैप्टर में, वो है फोकस और एपी सेंटर, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होती हैं ये दो टर्मिनोलॉजीज़। फोकस क्या है? फोकस बेसिकली है पॉइंट विद इन द अर्थ सरफेस वेयर विद इन द अर्थ वेयर सिस्मिक वेव्स ओरिजिनेट। ये वो पॉइंट है अर्थ में जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट होता है। ठीक है, लिथोस्फेरिक प्लेट जो अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ है, वहाँ जहाँ से ओरिजिनेट हुआ अर्थक्वेक उसे हम कहते हैं फोकस, जलजले का मरकज। इसी तरह एपी सेंटर क्या है? एपी सेंटर पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस डायरेक्टली अबव द फोकस। जो पॉइंट फोकस के बिल्कुल ऊपर है सरफेस ऑफ द अर्थ पे, उसे हम कहते हैं एपी सेंटर। और ये आपको सिस्मिक वेव्स भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा सुनते हैं आपके, ज़लज़ले का मरकज़ इतना था और एपी सेंटर, ये दो टर्मिनोलॉजीज आप बहुत ज़्यादा कॉमनली इसके बारे में आपको जब भी ज़लज़ले आते हैं तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फिर हमने दो इम्पोर्टेंट स्केल्स पढ़े अर्थक्वेक के हवाले से। एक तो है मरकाली स्केल, दूसरा रिक्टर स्केल। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफली इसको भी रिव्यू कर दूं कि मरकाली और रिक्टर स्केल क्या क्या है। मरकाली स्केल इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक या डैमेज ऑफ द अर्थक्वेक। मरकाली स्केल को इन्वेंट किया इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट ने इन 1902, और आपको ये भी बताया गया कि मरकाली स्केल में नंबरिंग जो है वो रोमन नंबरिंग है
1 से लेके 12 तक रोमन नंबरिंग है मरकाली स्केल में। और मरकाली स्केल नॉर्मली ह्यूमन ऑब्जर्वेशन पे बेस करता है, यानी कि लोगों के राय ली जाती है, ओपिनियन लिए जाते हैं कि कितना डैमेज आया, कितना शदीद किस्म का अर्थक्वेक था। तो इसलिए मरकाली स्केल बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा लोगों की जो ऑब्जर्वेशन हैं, लोगों के एक्सपीरियंस हैं अर्थक्वेक के बारे में, वो शायद डिफरेंट हों। कुछ लोग एग्जैजरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, और कुछ लोगों को वो अर्थक्वेक फील ही नहीं होता। तो इसलिए लोगों की ऑब्जर्वेशन की बेस पे ये स्केल है मरकाली इंटेंसिटी स्केल, इसलिए बहुत ज़्यादा इसे ऑथेंटिक नहीं समझा जाता। दूसरा है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल आप बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनते होंगे कि रिक्टर स्केल पर शिद्दत ये थी, मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक ये था। तो दूसरा इंपॉर्टेंट स्केल है रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल। और रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल इज यूज्ड टू रिकॉर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक या साइज ऑफ द अर्थक्वेक। This scale invented by American seismologist in 1935, और इसमें जो नंबरिंग है वो 0 से लेके 9.5 है। और चूँकि अभी तक जो सबसे शदीद किस्म का जो अर्थक्वेक रिकॉर्ड किया गया है चिली में, वो उसकी जो रिक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड था वो 9.5 था। फिर बुक में डिस्कस किया गया कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटेंसिटी या डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ अर्थक्वेक्स, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उनमें पहला तो ज़ाहिर है मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल, के ज़लज़ले की जो साइज़ था, मैग्नीट्यूड था, वो कितना था। और रिक्टर स्केल आपको भी मैंने बताया कि 0 से लेकर 9.5 तक है। जो 5 से बिलो अर्थक्वेक हैं वो अक्सर लोगों को फील भी नहीं होते। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा डिस्टेंस फ्रॉम एपी सेंटर। अभी आपको मैंने एपी सेंटर बताया, तो एपी सेंटर से जितना एरिया दूर होता रहेगा उतना ही नुकसान कम होगा, जितना करीब होगा एपी सेंटर के उतना ही नुकसान ज़्यादा होगा। इसी तरह डेप्थ ऑफ फोकस, जल्जले का जो मरकज़ है, फोकस है, उसकी गहराई या डेप्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना सरफेस पे नुकसान कम होगा। जितना डेप्थ फोकस की, मरकज़ की कम होगी उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। फिर ड्यूरेशन ऑफ द अर्थक्वेक या ड्यूरेशन ऑफ शेकिंग या वाइब्रेशन, जो जल्जले का ड्यूरेशन है वो कितना था, 1 मिनट, आधा मिनट, अगर 1 मिनट से भी ज़्यादा है, तो जितना ड्यूरेशन ज़्यादा होगा उतना ही अर्थक्वेक के दौरान नुकसान ज़्यादा होगा। जितना नुकसान कम हो, ड्यूरेशन कम होगा उतना ही नुकसान कम होगा। फिर जो फिफ्थ पॉइंट मेंशन है जियोलॉजी ऑफ द एरिया। रॉक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कुछ रॉक्स हार्ड होती हैं, कुछ सॉफ्ट रॉक्स हैं। तो ज़्यादा जो सॉफ्ट रॉक्स होंगी उन पर जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होगी वो भी बहुत ज़्यादा पायदार नहीं होगी। तो उसकी वजह जो जियोलॉजी और स्पेशली रॉक की टाइप है उसकी वजह से भी नुकसान ज़्यादा या कम होता है। इसी तरह कुछ और फैक्टर्स भी हैं। जोग्राफिकल लोकेशन है, अगर अर्थक्वेक का जो सेंटर है वो ओशन है तो ज़ाहिर ओशन में चूँकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, लोग नहीं होते, इसलिए वहाँ नुकसान कम पहुँचता है। अगर उसकी लोकेशन किसी आबादी वाले एरिया में हो तो ज़ाहिर है वहाँ नुकसान ज़्यादा होगा। तो जोग्राफिकल लोकेशन इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसी तरह अभी मैंने जिस तरह जिक्र किया, पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जहाँ जिन एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ अगर अर्थक्वेक आएगा तो वहाँ ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम होगी वहाँ अगर अर्थक्वेक आएगा तो यकीनन नुकसान कम होगा। फॉर एग्जांपल आप देखें पाकिस्तान, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ अगर अर्थक्वेक खुदा न खास्ता आएगा तो शदीद किस्म का नुकसान होगा। इसी तरह नेपाल और भूटान जहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम है, तो खुदा न खास्ता अगर वहाँ अर्थक्वेक ज़लज़ले आते हैं तो वहाँ नुकसान कम होगा। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी हो सकता है, वो है आर्किटेक्चर। बिल्डिंग की जो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह की है। अगर इसमें बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान मटेरियल अच्छा यूज़ नहीं हुआ तो यकीनन वो बिल्डिंग के कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर बिल्डिंग की ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की लेवल सरफेस पे बिल्डिंग बनाई गई हैं, तो उनके बिल्डिंग के नुकसानात, गिरने के नुकसानात, कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे।
फिर इसी तरह बुक्स में इसी बुक में फर्स्ट चैप्टर में जो दो और आखिरी हेडिंग है वो है इम्पैक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक और फिर स्टेप्स टू मिनिमाइज लॉसेस। पहला जो इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक है वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, पॉजिटिव तो ज़ाहिर है बहुत जहन में ऐसा आता है कि पॉजिटिव शायद ही कोई हो, लेकिन बुक्स में यकीनन दोनों मेंशन है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपको मालूम है, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक के दौरान डेथ्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लोग बेचारे मर जाते हैं, बहुत ज़्यादा डेथ से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड होते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, और कई तो बेचारे माजूर हो जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है इंसानों पर। इसी तरह डिसलोकेशन है, इंसान बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं, तो वो घर बेघर हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनमें बेशुमार किस्म के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स आते हैं जो उनके साथ, और ज़ाहिर खौफ वाला फैक्टर भी उनके जहन में बैठ जाता है, चूँकि लोग अपने प्यारों को गंवा देते हैं, उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, उनके घर ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स, ये सालों उनके साथ रहते हैं। फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं बिल्डिंग्स को, जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ब्रिजेस हैं, अंडर पासिस हैं, रेलवे लाइंस हैं, एयरपोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, जितनी भी जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उसको भी नुकसान पहुंचता है शदीद किस्म के अर्थक्वेक्स में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट है। और अगर आप देखें इन सारे इम्पैक्ट्स का, तो ओवरऑल इकोनॉमिक लॉस है, बहुत ज़्यादा ह्यूज किस्म का इकोनॉमिक लॉस है, फाइनेंशियल बर्डन है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ पहले ही इकोनॉमिक रिसोर्स कम है, उन कंट्रीज़ के लिए बेपनाह किस्म का एक बहुत बड़ा सेटबैक है, ह्यूज इकोनॉमिक जो लॉस फाइनेंशियल बर्डन है। फिर आपको बुक ही में बताया गया कि बहुत जगह पे आग भी लग सकती है, चूँकि जो पावर लाइंस हैं, गैस पाइप लाइंस हैं, वो भी डैमेज होती हैं, जिसकी वजह से बहुत से जगहों पे आग भी लग सकती है। इसी तरह अर्थ सरफेस, चूँकि बहुत शदीद किस्म के अर्थक्वेक्स में अर्थ सरफेस भी क्रैक हो जाती है, और जो जो लैंड फॉर्म्स हैं, तो विद द स्लो पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी लैंड फॉर्म्स में चेंजेस आती हैं। जो माउंटेन बिल्डिंग फॉर्मेशन है, उनमें भी अर्थक्वेक मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और इसी तरह जो ट्रेंचेस की फॉर्मेशन है वो भी अर्थक्वेक एक्टिविटी की वजह से ही है। फिर लैंडस्लाइड्स आ सकती हैं जब अर्थक्वेक सरफेस में क्रैक्स आते हैं, स्पेशली माउंटेनियस एरियाज के आसपास जो अर्थक्वेक आते हैं, उससे लैंडस्लाइड्स भी का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसी तरह जो कि बुक में स्पेशली एक नेगेटिव इम्पैक्ट्स को एक अलग हेडिंग के तौर पे एक्सप्लेन किया गया, वो है सुनामी। सुनामीज क्या हैं? सुनामी आपको बताया गया लार्ज ओशियनिक वेव्स हैं। सुनामी इज़ अ जापानीज वर्ड, चूँकि जापान में बहुत ज़्यादा सुनामी आते हैं। तो और सुनामीज क्या हैं? सुनामीज आर लार्ज ओशियनिक वेव्स कॉज्ड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक या वॉल्केनिक इरप्शन। तो अर्थक्वेक की वजह से जो समुंदर में अगर ज़लज़ला आएगा, उससे ओशियनिक वेव्स जिनकी हाइट तकरीबन 30 मीटर तक भी ऊंची होती है वेव्स की, तो उन्हें हम सुनामीज कहते हैं, और सुनामीज को किलर वेव्स भी कहा जाता है, चूँकि इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और बुक में जो इंडियन ओशन में जो सुनामी आया था, उसका भी जिक्र है, जिसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई, और तकरीबन 14 कंट्रीज़ में तकरीबन 1,70,000 डेथ्स हुई। तो बहुत ज़्यादा डैमेज सुनामी से भी होता है। और सुनामी की रीज़न अगेन अर्थक्वेक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो ये ये थे नेगेटिव इम्पैक्ट्स। फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की तरफ आएँ, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में जिस तरह आपको बताया गया, अर्थ सरफेस पे क्रैक्स पड़ते हैं, तो क्रैक्स पड़ने से बहुत सारे जो मिनरल्स हैं, जो समटाइम्स बहुत सारे जियोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी डिटेक्ट नहीं कर पाते कि मिनरल्स ज़मीन के नीचे किस जगह पे मौजूद होंगे। तो लकीली समटाइम्स वो मिनरल्स सरफेस के ऊपर एक्सपोज हो जाते हैं। तो इससे भी जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, ज़ाहिर है जिस एरिया से मिनरल स्पेशली जो प्रीशियस मिनरल्स हैं, कीमती मादनियात हैं, वो डिस्कवर हो जाएं, तो
वो एक कंट्री के इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। फिर जो अर्थक्वेक के दौरान दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये भी है कि अर्थक्वेक के दौरान जो सिस्मिक वेव्स जनरेट होती हैं उनकी वजह से हमें जो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ है, उसके हवाले से भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ की जो लेयर्स हैं उसमें कौन सी सॉलिड है, कौन सी सेमी सॉलिड है, क्योंकि एस पी वेव्स जो हैं वो डिफरेंट मीडियम में मूव करती हैं। फिर जो आखिरी बुक में हेडिंग है वो है आखिरी बुक का सेक्शन जो है वो है स्टेप्स टू मिनिमाइज लॉस। कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, मिटिगेशन स्टेप्स हैं, मिटिगेशन मेजर्स हैं जो अर्थक्वेक से पहले लिए जा सकते हैं, ज़लज़ला आने से पहले, ज़लज़ले के दौरान और ज़लज़ले के बाद जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से लेने चाहिए ताकि लॉस जो है वो कम से कम हो। तो इनको भी वन बाय वन थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू करा देता हूँ कि बिफोर एन अर्थक्वेक कौन से स्टेप ज़लज़ले से पहले लिए जाने चाहिए। जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं उनमें आमतौर पे इमरजेंसी प्लान्स पहले से ही बनाए जाते हैं कि जब ज़लज़ला आएगा तो क्या किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को एजुकेट किया जाता है, ट्रेनिंग्स दी जाती हैं कि जब ज़लज़ला आएगा तो आपने किस तरह से बिहेव करना है। फिर बच्चों में ख़ास तौर पर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो हैं उनको बहुत सारी कंट्रीज़ में स्पेशली जापान में मैंने आपको बताया सेफ्टी ड्रिल्स भी कराई जाती हैं, रिहर्सल कराई जाती हैं कि जब ज़लज़ला आएगा तो किस तरह रिएक्ट करना है। और ज़ाहिर है ये भी आपको जब ज़लज़ला आता है तो बिफोर एन अर्थक्वेक जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो रिहर्सल दी जाती है, रिहर्सल करवाई जाती है, उसके से भी आपको आइडिया होता है कि अर्थक्वेक के दौरान आपने किस तरह बिहेव करना है। फिर ये भी है कि जहाँ अर्थक्वेक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है वहाँ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनाई जाएँ, कोशिश की जाए कि बिल्डिंग्स जो है वो माउंटेनियस एरियाज में कम से कम बनाई जाएँ। जो लेवल फ्लैट सरफेस होगी वहाँ अर्थक्वेक बिल्डिंग्स बनाई जाएँ और अच्छा मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया जाए। फिर अर्थक्वेक एक और जो इम्पोर्टेंट स्टेप भी लिया जा सकता है वो है कि हर घर में सेफ्टी एड किट हों, तो ताकि कोई मामूली से ज़ख़म या छोटे मोटे ज़ख़म की वजह से मरहम पट्टी आसानी से की जा सके। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं वो हैं ड्यूरिंग अर्थक्वेक, और ज़ाहिर बुक में भी बहुत ज़्यादा इसको फोकस किया गया कि ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक एक्टिविटी कौन कौन से स्टेप लिए जाने चाहिए। जब ज़लज़ले के दौरान कौन कौन से स्टेप लिए जाने चाहिए इसको बुक में डिटेल में मेंशन किया गया। एक तो है स्टे इनसाइड, घरों पर ही रहें, किसी ऐसी सेफ प्लेस का इंतखाब करें, ख़ास तौर पे अपने घर में जो वुडन मटेरियल है, वुडन टेबल्स हैं, बेड हैं आपके लकड़ी के, उनके नीचे भी एक सेफ प्लेस कंसिडर की जाती है। और इसके अलावा हरगिज़ हरगिज़ जो कैंडल्स हैं या लाइटर का इस्तेमाल या माचिस मैच बॉक्स जो हैं उनका इस्तेमाल हरगिज़ ना किया जाए, क्योंकि अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई इलेक्ट्रिक वायर एक्सपोज हो गई है ज़लज़ले की वजह से, या आपकी घर की अगर कोई गैस पाइपलाइन डैमेज हुई है तो उसकी वजह से घर में आग ना लगे। और ज़लज़ले से चूँकि फ़ौरन जो सबसे पहला नुकसान होता है माइनर किस्म के अर्थक्वेक्स में भी, वो आपके घरों के दरवाजे खिड़कियाँ टूट जाते हैं, ग्लास के जो विंडोज़ हैं वो टूट जाती हैं। तो हमेशा स्टे अवे फ्रॉम विंडोज़ एंड डोर्स। इसके अलावा अगर आप गाड़ी में हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो कोशिश करें गाड़ी को फ़ौरन रोक दें, लेकिन ऐसी जगह पे हरगिज़ ना रोकें। अगर आप ब्रिज के ऊपर हैं वहाँ हरगिज़ मत रोकें, या अंडरपास है या ब्रिज के नीचे हैं वहाँ हरगिज़ आप गाड़ी मत रोकें, क्योंकि वो ब्रिज या जो अंडरपास है वो कोलैप्स कर सकता है, तो जिससे आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो कोशिश करें जब आप गाड़ी में हैं तो उसको ब्रिज या अंडरपास के या ब्रिज के नीचे हरगिज़ मत स्टॉप करें, किसी फ्लैट रोड पे वहाँ आप उस गाड़ी को स्टॉप कर सकते हैं। फिर आफ्टर एन अर्थक्वेक ज़लज़ले के बाद के आपने स्टेप्स कौन से लेने हैं उसमें भी ख्याल करें कि एक तो जब अर्थक्वेक आता है तो आमतौर पे दोबारा अर्थक्वेक भी आ सकता है, कुछ मिनट्स के बाद, कुछ देर के बाद अर्थक्वेक दोबारा भी आ सकता है, तो इसलिए आप तैयार जहनी तौर पे तैयार रहें कि शायद ज़लज़ला दोबारा भी आएगा। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्टेप है इसका मतलब है आपने
एक और मैं आपको मेंशन करना भूल गया, जो इम्पोर्टेंट स्टेप था ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, कि आप दूर रहें बिल्डिंग से, ट्री से, इलेक्ट्रिक पोल से, ताकि खुदा न खासा वो गिरें तो आपके ऊपर ना गिरें। तो जो ऊंची बिल्डिंग हैं उनसे आप दूर रहें, और ख़ास तौर पे आफ्टर एन अर्थक्वेक भी उन बिल्डिंग से दूर रहें। ऐसा ना हो कि वो बिल्डिंग अर्थक्वेक की वजह आने की वजह से कमज़ोर हो गई हो और अर्थक्वेक तो स्टॉप हो गया हो, लेकिन आप उस बिल्डिंग के पास खड़े हों और खुदा न खासा वो बिल्डिंग अर्थक्वेक के रुकने के बाद भी गिर सकती है। तो इसलिए उन बिल्डिंग से भी दूर रहें अर्थक्वेक आने के बाद भी। और चूँकि सुनामी का हमने मेंशन किया, तो जब अर्थक्वेक आता है तो कोशिश करें कोस्टल एरिया से, सी से आप दूर रहें, ताकि सुनामी से आप अफेक्ट ना हो सकें। और सबसे आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर है, या आप कह लें स्टेप है, वो ये है कि आप अथॉरिटीज़ के साथ हेल्प करें, लोगों को साथ कोऑपरेट करें, सिर्फ तमाशाई ना बने। लोगों की ज़लज़ले के बाद जो लोग ज़ख्मी हैं, जो लोग परेशान हैं, उनकी जितनी मैक्सिमम हेल्प हो सके वो ज़लज़ले के बाद हेल्प करें। तो इस तरह आज के लेक्चर में आपको पूरे चैप्टर का एक रिव्यू, जो बेसिक पॉइंट्स है वो सब के सब मेंशन कर दिए गए। उम्मीद है पूरे चैप्टर को ये लेक्चर समराइज़ करता है, तो ये लेक्चर भी इम्पॉर्टेंट है। और जो आपको चीज़ें इस रिव्यू में ना समझ में आई हो, तो कुछ करें प्रीवियस लेक्चर दोबारा से सुने, ताकि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं। और नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर 1 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।